जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कोर्स स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए जो यह बैच चल रहा है, इसमें पॉलिटी का यह सब्जेक्ट हम शुरू कर चुके हैं और उधर एंशियंट हिस्ट्री को हम बहुत ही ऊर्जाओं और जोर शोर के साथ पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। बहुत जल्द हम आपके बीच ले आने वाले हैं नए सब्जेक्ट्स को भी, और एक एक करके बहुत जल्द हम सारे सब्जेक्ट्स आपके समाप्त कर देंगे। और उम्मीद है कि 2026-27 के पीटी के लिए, यूपीएससी पीटी और स्टेट पीसीएस यूपी पीएससी पीटी के लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल और तैयार रहेंगे। साथियों, मैं वादा करता हूं कि जितने सब्जेक्ट्स मैं कवर करवा रहा हूं, इसमें आपको किसी और स्टैंडर्ड बुक या किसी अन्य कोचिंग संस्थान की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जितने टॉपिक लाया हूं, एक एक टॉपिक पर बहुत मेहनत की गई है साथियों, और सब जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही छाटे हुए टॉपिक हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आपको इस पर मेहनत करने की। आप केवल अपने हाथ से इसे नोट्स तैयार करिए क्लास के द्वारा और उसे रिवीजन करते चलिए, समझते चलिए, बस हो गया साथियों। अब बाकी आपको आवश्यकता नहीं है। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है साथियों, आपकी नहीं। बस आप हमारे साथ भरोसा दिखाइए, हम वादा करते हैं आपको इस पार से उस पार ले जाने की। तो कल हम जो है साथियों अपने इस पॉलिटी के सब्जेक्ट में बात कर चुके थे 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में, और इसी के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो भारत के प्रति नियम कानून आदि अधिनियम बनाए जा रहे थे, उनकी समाप्ति हो चुकी है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने संविधान सभा की, कि हमारी जो संविधान सभा थी उसका गठन कैसे हुआ, कौन कौन लोग संविधान सभा में थे, कैसे हमारा संविधान बना, क्या क्या हमारे संविधान में है, और उसके समक्ष चुनौतियां और उसके लाभ हानि, सब विषयों, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी हम लेते बढ़ते चलेंगे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ आज की अपनी इस कक्षा को साथियों। संविधान सभा है आज का हमारा पहला टॉपिक। संविधान सभा के बारे में अब हम बात करते हैं कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। तो सभा की मांग, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, हेडिंग सभा की मांग। संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा, जो कि भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यानी संविधान सभा हमारे देश में होनी चाहिए और एक संविधान निर्माण होना चाहिए, इसका सर्वप्रथम मांग एम.एन. राय ने जो है रखा था, और ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1935 में कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। 1938 में कांग्रेस की ओर से नेहरू ने घोषणा की कि सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। यानी 1938 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह जो है घोषणा किया कि वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित हमारी संविधान सभा होगी। 1939 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसे 1939 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसे 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट इसे स्वीकार किया। 1939 में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने इसे 1940 में स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व ब्रिटिश मंत्रिमंडल सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और उनके साथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। यानी कि भारत में कैसे संविधान निर्माण होना चाहिए, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से स्टेफोर्ड क्रिप्स के साथ उनके साथी भारत आए थे। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा पर नहीं, अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसने भी दो सभा की मांग ठुकरा दी, किंतु मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया था इसने साथियों। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें लॉर्ड पेथिक थे, लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे व एवी अलेक्जेंडर थे,
24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। संविधान सभा का गठन की हम बात करते हैं अब साथियों। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। योजना की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि जो है कैबिनेट मिशन की योजना क्या क्या थी, उसमें क्या क्या सुझाव थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, तो प्रत्येक प्रांत व देशी रियासत जो थे, प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। साथियों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है देशी रियासतों के मामले में छोड़ा गया था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख, सामान्य, जिसमें अन्य सभी जो है आते हैं वर्ग। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यानी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि जो थे उनका चुनाव प्रांतीय असेंबली में होना था, जिसे उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुना जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। तो ये सब प्रस्ताव उसमें थे साथियों। आगे हम बात करते हैं, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए साथियों जो चुनाव हुआ हमारा जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु इस चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 व छोटे समूह तथा स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को संविधान सभा से दूर रखा। अर्थात जो 1946 में हमारा जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए, उसमें 296 सीटें टोटल थी। उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग 73 पाई तथा अन्य छोटे सदस्य जितने भी थे उन्हें 15 सीटें प्राप्त हुई थी। देशी रियासतों में से बहुत सारे ऐसे रियासत थे जिन्होंने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि वे संविधान सभा से दूर रहना चाहते थे और अपने रियासतों को सुरक्षित बचा कर रखना चाहते थे। साथियों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और 207 सदस्य जो कांग्रेस आदि के थे उन्होंने इसमें बैठक में हिस्सा लिया। फ्रांस की भांति सभा के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया। यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ उस वक्त के सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सभापति सर्वमति से चुना गया। इसी तरह 25 जनवरी 1947 को H.G. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। 16 जुलाई 1947 को V.T. कृष्णामाचारी को सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। तो कौन कौन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, कब चुना गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यूपीएससी पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे कई बार पूछे जा चुके हैं साथियों। उसके बारे में संविधान सभा जब प्रारंभ हो गई तो अब संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया उसके बारे में हम बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे व दर्शन की झलक थी। इसमें कहा, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र, भारत के बाहर के वे सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी इसमें भारतीय संघ नामक शब्द का प्रयोग किया गया साथियों। सभी क्षेत्रों व उनकी सीमाओं का निर्धारण भारतीय सभा द्वारा किया जाएगा। प्रशासन आदि की शक्तियां संघ में निहित को छोड़ राज्यों के पास होंगी। अर्थात इसमें बात की गई कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, देशी रियासत आदि के जो क्षेत्र हैं तथा अन्य जो बाहरी क्षेत्र भी हैं भारत के अलावा, वे अगर भारत में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वे सब भारत संघ का हिस्सा कहलाएंगे और जो केंद्रीय शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियां राज्यों के पास दे दी जाएंगी। भारत की सभी शक्तियां व प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग व सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। अर्थात अंतिम शक्ति यहाँ पर भारत की जनता को माना गया है साथियों। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार व अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता व लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात इसने न्याय, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा आदि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि जो है इसमें प्रदान किए गए साथियों। उसके बारे में आगे हम अगर बात करते हैं अब, तो अल्पसंख्यक जो पिछड़े वर्ग थे, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों व जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा व इसके भू क्षेत्र, समुद्र व वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थात जिसमें बताया गया कि भारत के जो भू क्षेत्र है, समुद्र का क्षेत्र है, वायु का क्षेत्र है, इसको जो है न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा दी जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा व विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों कि 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्तावना थी उसे स्वीकार कर लिया गया और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसी को संविधान की प्रस्तावना बनाया गया साथियों। उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा जो परिवर्तन की बात करते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। अर्थात अब देशी रियासत भी इसमें प्रवेश कर रहे थे। बेटन योजना स्वीकार होने के बाद अधिकतर ने सदस्यता ले ली। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। अर्थात अब बहुत सारे लोग मुस्लिम सदस्य और देशी रियासत भी जो है इस सभा का हिस्सा बन रहे थे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया, सभा में 3 परिवर्तन बताया गया। सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, कोई भी ब्रिटिश कानून बदल सकती थी। सभा एक विधायिका भी बन गई। जब सभा संविधान की होती तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहते व जब सभा विधायिका की रहती तो अध्यक्ष जीवी मावलंकर रहते। 26 नवंबर 1949 तक जब तक संविधान तैयार हुआ ऐसे ही कार्य चलता रहा। अर्थात संविधान सभा को 2 प्रमुख जो है पद दे दिए गए। एक तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का रूप और दूसरा न्याय करने के लिए जो है उसे अधिग्रहित किया गया और 1949 तक यह 2 रूपों में कार्य करती रही। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान से जो संबंधित भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की संख्या 389 सीटों की बजाय
299 तक आ गिरी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। ये साथियों इसकी बात। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्यों की। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। यह संविधान सभा ने जो है संविधान बनाने के दौरान किए थे साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ही को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया संविधान सभा द्वारा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में सभा की कुल 11 बैठकें हुई। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुई। 64 लाख रुपए कुल खर्च हुए साथियों संविधान सभा पर। 24 जनवरी 1950 को सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य किया। उसके बाद अब हम बात करते हैं साथियों संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो जो बड़ी समितियां थी जैसे संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति जो थी इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो थी इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो थी इसे परामर्शदाता समिति भी कहा गया, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत निम्न 5 उप समितियाँ थीं। तो 5वीं जो समिति थी साथियों, इसके जो परामर्शदाता समिति है इसके अंदर 5 उप समितियाँ बनाई गई थी। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे। छोड़े गए व आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष AV ठक्कर थे। उसके बाद उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति जो है बनाई गई। इस 5 उप समितियाँ थी जो है परामर्शदाता समिति के अंदर। 6वीं जो हमारी समिति है प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सभी समितियों को बहुत अच्छे से याद करिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों कि कौन किस समिति के अध्यक्ष थे। UPSC PT में इससे क्वेश्चन खास तौर पर बहुत अच्छे से बनते हैं साथियों। उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ जो छोटी समितियां थी, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्याय यानी क्रेडेंशियल समिति, इसके भी जो अध्यक्ष थे आह्लाद कृष्णराज स्वामी अय्यर थे। सदन समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष GV मावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष S वरदाचारी सभा सदस्य नहीं थे किंतु इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी इसके अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारामैया थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति थी, इसके अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार, ये भी सभा सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK डार सभा सदस्य नहीं थे ये भी। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। फिर प्रेस दीर्घा समिति की बात करते हैं अगर हम, तो इसके अध्यक्ष उषा नाथ सेन थे।
नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष एस वरदाचारी, सभा सदस्य नहीं थे, ये थे। तो इसी के साथ साथियों खत्म करते हैं आज की अपनी कक्षा को। मिलते हैं कल नए वीडियो नए टॉपिक में, और कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद है साथियों आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे रहे होंगे। बने रहिए कॉमर्स स्टडी के साथ और यूं ही लगे रहिए देश सेवा में। मिलते हैं साथियों कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।